नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है सारे लोग बढ़िया होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपको अब पता चल चुका है कि जो एसएससी का कैलेंडर आ चुका है, तो उसमें 2026 के जो जो एग्जाम्स होने वाले हैं उन सबका लगभग टेंटेटिव डेट आपको उस कैलेंडर के माध्यम से पता चल चुका होगा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीएचएसएल एग्जाम के बारे में। दोस्तों, हर एक साल बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सीएचएसएल एग्जाम का फॉर्म भरना चाहते हैं और उनके पास एक कंप्लीट डिटेल्स नहीं होती है कि इसमें आखिर एज लिमिट क्या होनी चाहिए, इसमें सैलरी कितनी मिलती है, क्या इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और भी तमाम तरह की बातें जो आपको एक अपने एग्जाम के फॉर्म भरने के दौरान पहले से पता होनी चाहिए, वो नहीं पता होती है। और बाद में आपको लगता है कि यार हमने फॉर्म भरा लेकिन मुझे ये चीज पहले से नहीं पता थी कि इसमें टाइपिंग भी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज सीएचएसएल के बारे में कंप्लीट डिटेल्स हम जानेंगे कि सीएचएसएल में कौन कौन बच्चे आवेदन कर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होती है, एज लिमिट क्या होती है, सैलरी कितनी मिलती है, प्रमोशन कैसे मिलता है, कितने साल बाद मिलता है। इन सारी चीजों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे सीएचएसएल एग्जाम के बारे में। तो सबसे पहले बात करें प्यारे बच्चे, सीएचएसएल एग्जाम कंडक्ट कौन करवाता है? 12वीं पास सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका। तो एसएससी सीएचएसएल का संपूर्ण गाइड मैं आपको कर रहा हूं। सबसे पहले सीएचएसएल का नाम है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। इसको हम बोलते हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम, जो इसका फुल फॉर्म है। और प्यारे बच्चे, इसमें जो इस एग्जाम को कराती है वो कराती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। हर एक वर्ष ये एग्जाम होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये नौकरी है, ठीक है। और बात करें अगर हम इसमें एलिजिबिलिटी योग्यता की, आपकी की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो 12वीं पास आपकी योग्यता होनी चाहिए। 12th आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से किए हो, चाहे आर्ट साइड से किए हो, चाहे आप पीसीएम से किए हो, पीसीबी से किए हो, कोई भी स्ट्रीम अगर आप जिससे 12वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि इसमें जॉब टाइप क्या होती है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिलती है और ग्रुप सी की ये पोस्ट होती है, ग्रुप डी की पोस्ट नहीं होती है, ग्रुप सी की ये पोस्ट होती है। और एसएससी अगर कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो वो सेंट्रल लेवल पे करवाती है, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से आपके सेंट्रल लेवल की जॉब है जो आप सीएचएसएल एग्जाम का फॉर्म भरते हैं। तो अगर हम बात करें इसके नोटिफिकेशन की कि नोटिफिकेशन कब आता है सर, तो ध्यान रखिएगा, सीएचएसएल एग्जाम में हर एक वर्ष आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। हर एक वर्ष इसके फॉर्म निकलते हैं और प्रत्येक वर्ष सीएचएसएल और सीजीएल एग्जाम कंडक्ट होता है एसएससी के द्वारा, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें इस बार 2026 में ये वैकेंसी कब आने वाली है, इसके फॉर्म कब रिलीज होंगे, तो टेंटेटिव कैलेंडर के अनुसार एसएससी के सबसे पहले आपका सीजीएल एग्जाम के फॉर्म आने वाले हैं, जो कि मार्च मतलब होली के बाद आपका ये फॉर्म आने वाला है ना। और मार्च से 2026 से लेकर अप्रैल 2026 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मान लो मार्च में किसी डेट को आया ये फॉर्म, तो अप्रैल में उसी डेट तक आप, मार्च से अप्रैल 1 महीने का पूरा टाइम मिलता है फॉर्म भरने का, है ना। तो मार्च और अप्रैल आपका यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग डेट है। और इसका एग्जाम मई और जून में प्रस्तावित है। तो मई लास्ट या जून तक ये एग्जाम जाने, आपको पता है सीजीएल एग्जाम बड़ा एग्जाम है तो बहुत दिनों तक चलता है। तो मिड मई से लेकर मिड जून तक या मई से जून, टेंटेटिव जो भी डेट एसएससी डिक्लेयर करेगी उस डेट के अनुसार ये परीक्षा होनी है। और दूसरा एग्जाम जिसकी आज हम बात कर रहे हैं वो है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्जाम, जिसको हम सीएचएसएल बोलते हैं। और सीएचएसएल एग्जाम कि जो आपकी फॉर्म निकलने की तिथि है, जो आपका फॉर्म निकलने वाला है, वो अप्रैल 2026 में फॉर्म आपका निकलेगा। और अप्रैल से लेकर मई तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। और बात करें अगर एग्जाम डेट की, तो जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में इसका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो अभी भी आपके पास बहुत अच्छा खासा समय है कि आप अच्छे तरीके से इन सारे डिटेल्स को जान के और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर लें एग्जाम के पहले तक। तो ये आपका डेट है प्यारे बच्चे कि आपका अप्रैल में फॉर्म निकलेगा, मई तक फॉर्म भरेंगे और जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में आपकी परीक्षा होगी। अगर हम बात करें कि इसमें वैकेंसीज कितनी कितनी निकलती हैं सर, तो ईयर वाइज मैंने वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पे लिखी है कि कौन से वर्ष में आपकी वैकेंसी कितनी कितनी आई थी। अगर हम बात करें 2020 में तो 5789 5700 के आसपास लगभग 5800 वैकेंसी है। अगर 21 की बात करें 4800,
22 की बात करें 47, फिर उसके बाद से 23 की बात करें 1600 के आसपास है, 24 की बात करें 3712, 25 में 3131 था और 26 में अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि इस बार अच्छे खासे वैकेंसीज के आने की संभावना है और अप्रोक्सीमेटली लगभग 4000 प्लस इसमें वैकेंसीज आने की संभावना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, 4000 के से ऊपर या 4000 के आसपास वैकेंसीज आने की संभावना है। अब जब तक वैकेंसीज टोटल डिक्लेयर नहीं हो जाती हैं तब तक हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी 4000 से ऊपर ही वैकेंसीज आने की इस बार संभावना है प्यारे बच्चे। ठीक है, उसके बाद से अगर हम बात करें प्यारे बच्चे की ये आपके लिए ड्रीम जॉब क्यों होता है, ये आपके लिए ड्रीम जॉब, सपनों की नौकरी क्यों होती है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मतलब आप आर्थिक रूप से जो है ना सिक्योर्ड रहें कि भाई अब आपकी नौकरी बहुत आसानी से, जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, कई बार देखते हैं कि आपका लेआउट हो गया, बहुत सारे लोगों को निकाल दिया, तो वहां पे आपकी जो है ना कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आपकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है कि आपसे जब तक आप उसको काम करवाना था और आप उसके मानकों के आधार पे काम कर रहे थे तब तक आपने नौकरी की, जब आप उनके मानकों के आधार पे काम नहीं कर पाए तो उन्होंने आपको हटा दिया। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में या सरकारी नौकरी में इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे प्यारे बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके जॉब की सिक्योरिटी, कि आपकी जॉब सिक्योर रहेगी। आपको मतलब ये नहीं सोचना है कि यार नौकरी चली जाएगी मेरी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें जॉब की सिक्योरिटी होती है, नौकरी की सुरक्षा होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से सारे के सारे पर्क्स भी आपको मिलते हैं। इस दूसरा आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, जैसे मान लो आप 12वीं पास कर रहे हो, 12वीं पास के बाद ये आपको नौकरी मिलती है, तो आपने 12th पास किया, 12th पास करने के बाद अगर आपको ये नौकरी मिल गई तो आप खुद सोचिए कि आप फाइनेंशियल रूप से स्टेबल हो जाएंगे। अब किसी पर आपकी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी कि पापा पॉकेट खर्चा भेजेंगे या जो भी व्यक्ति आपका एजुकेशनल चीजों को देख रहा है उनके ऊपर जो है ना स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। आप खुद इतने पैसे कमा रहे होंगे कि उसके बाद आगे आने वाले एग्जाम्स में अगर आपकी महत्वाकांक्षा है कि आप एग्जाम्स आगे भी तैयारी करें तो आप अपने पैसों पे वो तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद से हम बात करें सैलरी की, तो यहाँ पे फिक्स सैलरी होती है और प्लस में आपको अलाउंसेस मिलते हैं। बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उन सारे अलाउंसेस आपको वो प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद से वर्क लाइफ बैलेंस बेहतरीन होता है, जैसे बहुत ज्यादा हेक्टिक आपका जॉब नहीं होता है ना। कई सारे डिपार्टमेंट में मंडे टू फ्राइडे आपकी नौकरी होती है, सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है। तो आपको वैसे संडे तो हर एक जो है सरकारी डिपार्टमेंट में छुट्टी आपको मिलेगी, लेकिन सैटरडे संडे कई सारी ऐसी मिनिस्ट्रीज होती हैं जहां पे सैटरडे संडे छुट्टी होती है। तो वर्क लाइफ बैलेंस आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे कि अगर आप अपने परिवार को समय देना चाहते हैं, है ना, या फिर आप अपनी तैयारी कोई आगे की तैयारी कर रहे हैं तो सैटरडे संडे आपको छुट्टी मिल गई तो आप उस दौरान भाई सैटरडे संडे का पूरा टाइम टेबल बना के आगे आने वाले एग्जाम्स की आप अच्छे से तैयारी कर ले। तो वर्क लाइफ बैलेंस इसमें बढ़िया होता है। साथ साथ इसमें आपको पेंशन का बेनिफिट भी मिलता है जो एनपीएस के तहत होता है, और यहाँ पे प्रमोशन या ग्रोथ के अवसर भी आपको मिलते हैं। जैसे कई बार बच्चे क्या करते हैं कि भाई एक नौकरी मिल गई, अब हम बहुत ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने वाले, तो अब आपको क्या करना होगा, इंतजार करना होगा कि आपका प्रमोशन हो। प्रमोशन भी होता है कि किस किस तरीके से प्रमोशन होता है उसके बारे में हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे ग्रोथ में प्रमोशन के भी अवसर आपको मिलते रहेंगे। इसके आगे अगर हम बात करें प्यारे बच्चे की एग्जाम पैटर्न इसका क्या होता है, किस प्रकार से आपकी परीक्षा ये पूरी की पूरी आयोजित की जाती है, कंडक्ट की जाती है, तो सबसे पहले इसका स्टेप 1 होता है सीबीटी, जिसको हम टीयर 1 एग्जाम बोलते हैं। ठीक है, यहां पे प्यारे बच्चे सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होता है, ऑब्जेक्टिव होता है और 2 टेस्ट उसमें होते हैं। सबसे पहले आपका टीयर 1 होता है और उसके बाद टीयर 2 होता है। ये 2 आपके एग्जाम होंगे, टीयर 1 और टीयर 2। उसके बाद से स्टेप 2 में आपका स्किल टेस्ट होता है ना। यहां पे हम इसको टीयर 1 ही माने क्योंकि यहां पे सीबीटी में टीयर 1 एग्जाम होगा और टीयर 1 एग्जाम जब आप क्वालिफाई करेंगे तब आपको सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब टीयर 2 भी आपको देना होगा, और टीयर 2 के साथ अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं जिसको हम स्किल टेस्ट बोलते हैं, वो स्किल टेस्ट भी आपको दिया जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप 1 में आप टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे,
तो आप स्टेप 2 मतलब टीयर 2 एग्जाम देंगे, और टीयर 2 एग्जाम भी सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और साथ साथ उसमें स्किल टेस्ट होता है। और स्टेप 3 जो अंतिम चरण होता है वो आपका टीयर 1 और टीयर 2 के माध्यम से जो फाइनल आपकी मेरिट बनती है उसके अनुसार आपको पोस्ट मिलती है। ध्यान रखिएगा, स्किल और टाइपिंग टेस्ट जो होता है वो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। जो आपसे स्किल टेस्ट की या टाइपिंग टेस्ट जो आपसे करवाई जाती है वो क्वालिफाइंग होता है। मतलब टीयर 2 आपने क्लियर किया, उसके बाद स्किल टेस्ट क्लियर कर लिया, तो स्किल टेस्ट में नंबर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, है ना। आप अगर क्वालिफाई कर रहे हैं तो फिर आप अगले चरण में जाएंगे। उसके बाद से अगर हम बात करते हैं सर की परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो इसमें 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं, है ना। उसके बाद से आपका जनरल अवेयरनेस जिसको हम जीके जीएस बोलते हैं। उसके बाद से आपका मैथ्स होता है और साथ ही साथ आपका इंग्लिश होता है। हर एक सब्जेक्ट से आपको टीयर 1 में 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। 200 नंबर का ये पूरा का पूरा पेपर होता है। 200 नंबर का ये पूरा का पूरा पेपर होगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का पेपर होगा। 1 घंटे का टाइम आपको मिलता है। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 0.5 अंक मतलब 0.5 मार्क्स जो है ना पर रॉन्ग आंसर आपके काट लिए जाते हैं। मतलब मेरे प्यारे बच्चे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आप एक रॉन्ग क्वेश्चन करते हैं तो आपके 0.5 मार्क्स काट लिए जाएंगे। 1/4 की नेगेटिव आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका टीयर 1 एग्जाम है। जब आप इस टीयर 1 एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, जब आप इस टीयर 1 एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, इसके कट ऑफ के नंबर जो आपका कट ऑफ आता है उसमें अगर आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तब आपको टीयर 2 एग्जाम देना होगा। और टीयर 2 एग्जाम में 2 चरण में इसकी परीक्षा होती है। टीयर 2 एग्जाम में जैसे सबसे पहले सेक्शन 1 की बात करें तो सेक्शन 1 में आपका मैथ्स और रीजनिंग के 30-30 प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथ्स और रीजनिंग से 30-30 प्रश्न पूछे जाते हैं, 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। 180 नंबर का ये पेपर होता है और ये 1 घंटे का पेपर होगा। कहने का मतलब कि सबसे पहले आपको मैथ्स और मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग का आपको पहला सेक्शन देना पड़ेगा जो पूरा का पूरा 1 घंटे का पेपर होगा। अब यहां पे आप रीजनिंग का समय मैथ में, मैथ का समय रीजनिंग में लगा सकते हैं, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग कंबाइन के लिए ही आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। सेक्शन नंबर जो 2 होगा वो इंग्लिश और जीके जीएस का होगा। इंग्लिश में 40 प्रश्न, जीके जीएस में 20 प्रश्न, ये भी 60 सवाल होंगे और ये भी 180 नंबर का पूरा पेपर होगा। अब यहां ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश और जीके जीएस एक साथ होता है और मैथ्स और रीजनिंग एक साथ होता है। अब आप ये सोचोगे कि सर इंग्लिश और जीके जीएस में मैंने कुछ टाइम बचा लिया है तो क्या वो मैथ्स और रीजनिंग में दे पाऊंगा, तो नहीं दे पाएंगे। मैथ्स और रीजनिंग एक साथ 1 घंटे का पेपर होगा। अब रीजनिंग के सवालों पे रीजनिंग में जो आपने समय बचाया वो मैथ्स के क्वेश्चन में दे दो, मैथ का जो समय बचाया रीजनिंग में दे दो, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में जो समय बचाया वो इंग्लिश में नहीं दे सकते, है कि नहीं। तो इसके लिए सेपरेट 1 घंटा, इसके लिए सेपरेट 1 घंटा मिलेगा। और अगर हम बात करें कि ये दोनों के दोनों आपके पेपर 180 नंबर के होंगे तो 360 नंबर का आपका पूरा टीयर 2 का पेपर होगा। 360 नंबर का टीयर 2 का पेपर होगा। उसके बाद से अगर हम बात करें कंप्यूटर नॉलेज, तो ध्यान रखिएगा कंप्यूटर नॉलेज जो होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, लेकिन आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है भाई। कंप्यूटर जो नॉलेज आपका होगा टेस्ट वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। वो भी 15 क्वेश्चन आपके आएंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 45। अब इसको क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा। अच्छे लेवल के आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई बात नहीं कंप्यूटर क्वालिफाइंग है, तो अगर क्वालिफाई नहीं किया तो इसके मार्क्स के बेस पे आपको पोस्ट कोई मिल जाए या आप ये चरण कंप्लीट कर लो, तो ये पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखिएगा अगर आप कंप्यूटर में फेल हुए तो चाहे कितना भी बढ़िया मार्क्स आपने सेक्शन 1 और 2 में निकाल रखा हो, आपका पेपर आगे चेक नहीं किया जाएगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आपको कंप्यूटर में क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, है ना, तब जाके आप इनके मार्क्स जो है चेक किए जाएंगे। तो कंप्यूटर क्वालिफाइंग करना मस्ट है। जब ये आप क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपका स्किल या टाइपिंग टेस्ट होता है, जिसमें आपके सामने प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा पार्ट ए में आपका स्किल टेस्ट होता है डीईओज इन डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में डीईओ की पोस्ट है
है ना। तो यहाँ पे आपके लिए स्किल टेस्ट होगा और इसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा। पार्ट बी स्किल टेस्ट और डीईओज एक्सेप्ट इन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, मतलब डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री में जो नौकरी नहीं कर रहे हैं उनके लिए, या जिन्होंने आवेदन नहीं कर रखा है उनके लिए अलग से स्किल टेस्ट होगा, उसमें 15 मिनट का टाइम मिलेगा। और सेम डे ये सारे के सारे आपके टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि 15 मिनट में आपने किया फिर सोच रहे हो कि चलो यार 10-20 मिनट घूम के आते हैं फिर आके दे देंगे, नहीं, सेम डे पे और एक के बाद एक ये सारी चीजें होने वाली हैं। उसके बाद आपका पार्ट सी है टाइपिंग टेस्ट, जो एलडीसी पोस्ट को ऑप्ट करते हैं या जैसे जूनियर सेक्रेटरिएट को जब जो आप पोस्ट को जो है ना प्रेफर करते हैं उनके लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होना है और उसके लिए प्यारे बच्चे 10 मिनट का पूरा टाइम आपको मिलता है। तो ये आपका टीयर 2 का पैटर्न है कि सबसे पहले आपको सीबीटी देना पड़ेगा, मतलब आप सीबीटी दोगे तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके के क्वेश्चंस आएंगे। जब आप इसको दोगे तो उसके बाद से आपका स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होगा और अलग अलग टाइम आपके सामने मेंशन किया गया। ध्यान रखिएगा इसमें नेगेटिव मार्किंग मेरे प्यारे बच्चे 1 अंक का है, मतलब यहां पे आप कह सकते हैं 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। जैसे आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेगा, लेकिन एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका -1 नंबर कट जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये 1/3 की आपकी टीयर 2 में नेगेटिव मार्किंग रहती है। अगर हम बात करें प्यारे बच्चे की एज लिमिट इसकी क्या होती है, अगर हम इसकी बात करें कि एज लिमिट क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा जो जनरल कैटेगरी है और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले हैं उनकी एज लिमिट 18 साल से लेकर 27 साल होती है। ओबीसी कैंडिडेट 18 साल, ओबीसी में 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है आपको, 18 से लेकर 30 साल तक अगर आपकी एज है तो आप भर सकते हैं अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो। और एससी एसटी के लिए आपको 5 साल का जो है ना छूट मिलता है, तो 18 साल से यदि 32 साल आपकी उम्र है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि सर जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या क्या काम आपको करना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा 2 टाइप की जॉब है, एक एलडीसी या जेएसए और एक डीईओ। ये 2 टाइप की आपको जॉब मिलती है यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे बहुत सारे एलडीसी और जेएसए सर क्या होता है, ध्यान रखिएगा बहुत सारे मिनिस्ट्रीज में लोअर डिवीजन क्लर्क बोलते हैं पोस्ट को, लेकिन बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्रीज है जिसमें जूनियर सेक्रेटरिएट बोलते हैं। तो ये अलग अलग भाई नाम है, लेकिन बहुत सारे मिनिस्ट्रीज में मतलब इन दोनों का प्रोफाइल एक ही होता है, इन दोनों की सारी चीजें एक ही होती हैं। कई मिनिस्ट्रीज में एलडीसी बोल देते हैं, कई में जैसे बोल देते हैं, जिनका काम होता है फाइल वर्क, डेटा एंट्री और रिकॉर्ड को मेंटेन करना। उसके बाद से अगर हम बात करें तो दूसरी पोस्ट होती है एक डीईओ, डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो कंप्यूटर आधारित डेटा एंट्री, सरकारी डेटाबेस और हैंडलिंग का काम करना होता है, इनका टेक्निकल वर्क होता है। इसमें एक और होता है डीईओ ग्रेड ए, इसमें एक और पोस्ट निकलती है डीईओ ग्रेड ए। तो बाकी सारे अगर आपको एलडीसी या जेएसए एग्जाम आपका टारगेट है या डीईओ आपका टारगेट है या फिर आपको सीएचएसआर आपका टारगेट है, तो उसके लिए मैंने बताया कि 12वीं पास किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए, एनी स्ट्रीम से 12वीं पास होना चाहिए। लेकिन अगर आप डीईओ ग्रेड ए भरते हैं फॉर्म, तो ध्यान रखिएगा उसके लिए कुछ ऐसे मिनिस्ट्रीज हैं जहां पे इसके लिए 12th में आपका मैथ्स साइंस स्ट्रीम का होना और मैथ्स स्ट्रीम का होना जरूरी होता है। जैसे यहां पे मैंने नोट करके लिखा है कि द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, स्पेशली इन सी एंड एजी मिनिस्ट्री, जो सीएजी मिनिस्ट्रीज में जिनकी नियुक्ति होती है, उसके लिए 12वीं पास है साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट, मतलब 12वीं पास होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम में होना चाहिए, अब उसमें मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो कहने का मतलब पीसीएम वाले इसको भर सकते हैं, है ना, पीसीएम वाले इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए में पीसीएम की रिक्वायरमेंट होती है, 12वीं क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ा हुआ होना चाहिए। अदर डीईओ पोजीशन टिपिकली रिक्वायर 12th स्टैंडर्ड। बाकी जितने भी डीईओ के पोस्ट निकलते हैं उसमें 12वीं क्वालिफिकेशन है, आप किसी भी स्ट्रीम से हो। लेकिन अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए को अगर आप पाना चाहते हो तो स्पेशली उसके लिए आपका जो स्ट्रीम होना चाहिए वो पीसीएम होना चाहिए। कहने का मतलब डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए का फॉर्म, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए में नियुक्ति के लिए पीसीएम होना चाहिए। उसके अलावा जितनी भी पोस्ट है उनमें आप कोई भी एजुकेशनल 12वीं पास में किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने किया हो तो वो आप
उसके लिए एलिजिबल हो, बाकी अलग पोस्ट के लिए डीईओ ग्रेड ए को छोड़कर, अगर आप पीसीएम नहीं है तो। ठीक है, उसके बाद से अगर हम बात करें कि इसमें फिजिकल टेस्ट या मेडिकल टेस्ट भी होता है क्या, बहुत सारे बार बच्चे घबराते हैं कि यार फिजिकल होगा तो हम फेल हो जाएंगे मेडिकल। तो प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं होता है, कोई भी फिजिकल टेस्ट, दौड़ भाग आपकी नहीं कराई जाती है। ठीक है, दौड़ नहीं होता है, हाइट की कोई बाध्यता नहीं है, अगर आप छोटे हो तो भी आपका काम चल जाएगा, और केवल बेसिक मेडिकल फिटनेस आवश्यक होती है। बहुत ज्यादा डीप मेडिकल फिटनेस आपका चेक नहीं किया जाता है, बेसिक मेडिकल फिटनेस होगा तो आप इसको आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद से अगर हम बात करें कि इसकी जिम्मेदारी और शक्तियां क्या होती है, तो जिम्मेदारी ये होती है कि आधिकारिक जो आपको फाइल प्रोसेसिंग करनी होती है, रिकॉर्ड का रख रखाव करना होता है, साथ ही साथ प्रशासनिक सहायता, जैसे मिनिस्ट्रीज को जो सहायता प्रोवाइड करते हैं वो, जैसे मान लो किसी मिनिस्ट्री को एक डाटा चाहिए, तो वो डाटा कौन तैयार करेगा, तो एलडीसी तैयार करेगा, जेएसए तैयार करेगा, है ना। तो वो सारे डाटा को तैयार करना, जिसमें टाइपिंग इंपॉर्टेंट होती है कि टाइप करके ही आप भेजोगे, है कि नहीं, स्क्रीनशॉट लेके तो भेज नहीं सकते, क्योंकि मिनिस्टर के पास या मिनिस्ट्री में बड़े बड़े अधिकारियों के पास वो चीजें आपको भेजनी है, तो आपको प्रशासनिक सहायता उनकी करनी होती है। अगर हम बात करें सैलरी के बारे में कि सर सैलरी कितनी मिलती है, चलो पोस्ट तो हमने देख लिया, लेकिन सैलरी इसमें कितनी कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चे, अप्रोक्सीमेटली जो आपकी सैलरी होती है वो 28,000 से लेकर 40,000 के बीच में होती है, और ये डिपेंड करता है कि आप कौन से शहर में नौकरी कर रहे हैं। क्योंकि कई बार अगर आप बड़े शहर में नौकरी कर रहे हैं तो अपेक्षाकृत जो छोटे शहर में जो नौकरी कर रहा होता है उससे 3-4-5 हजार रुपए ऊपर एक्स्ट्रा मिलता है जो बड़े शहर में नौकरी कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि वहां का हाउस रेंट भी महंगा होता है, वहां के अदर अलाउंसेस भी महंगे होते हैं, इस वजह से उनको 3-4 हजार रुपए का बेनिफिट मिलता है। अगर आप छोटे शहर में की अपेक्षा बड़े शहर में 3-4 हजार ज्यादा मिलता है, तो बड़े शहर की अपेक्षा छोटे शहर में 3-4 हजार रुपए कम मिलता होगा, इतना ही है। महंगाई भत्ते और शहर के अनुसार ये आपकी अप्रोक्सीमेटली इन हैंड सैलरी मिलती है। ठीक है, जिसमें मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा कि ये आपका एलडीसी और जैसे लेवल 2 की वैकेंसी है ना, और साथ साथ अगर डीईओ की बात करें तो ये लेवल 4 और 5 की वैकेंसी है। इसमें पीए और एसए आप हटा देना, क्योंकि पीए और एसए पहले सीएचएसएल के अंतर्गत था, अब ये सीजीएल के अंतर्गत ये पोस्ट आती है। ठीक है, चलिए जी, उसके बाद हम बात करें कि इसमें सुविधाएं क्या है और इसमें अलाउंसेस आपको क्या मिलते हैं, क्या क्या सुविधा मिलती है, क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको महंगाई भत्ता मिलता है, हर साल महंगाई बढ़ती है तो महंगाई को कैलकुलेट करके उसके अनुसार अलाउंसेस आपको मिलते हैं। एचआरए आपको मिलेगा, फिर टीए आपको, यात्रा भत्ता आपको मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस। उसके बाद से आपका मेडिकल इंश्योरेंस या मेडिकल सुविधाएं भी आपको प्राप्त होती हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर्स भी आपको मिल जाते हैं, और साथ ही साथ पेड लीव्स भी आपको मिलते हैं कि भाई आप मान लो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लीव्स का प्रावधान होता है, तो ऐसे बहुत सारे लीव्स होते हैं जिनमें आपकी सैलरी नहीं कटती है अगर आप वो छुट्टियां लेते हैं। तो ये सारी की सारी सुविधाएं आपके इस जो है ना सीएचएसएल के पोस्ट में या सीएचएसएल एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको ये सारी की सारी चीजें मिलेंगी। उसके बाद से सर इसमें क्या ट्रेनिंग वगैरह भी होती है, तो बिल्कुल ट्रेनिंग आपकी 2 से 4 महीने की ट्रेनिंग होती है, जिसमें डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग आपकी होती है और साथ साथ कंप्यूटर एंड ऑफिस प्रोसीजर जो होता है, कंप्यूटर और ऑफिस की जो ट्रेनिंग आपको दी जाती है उनके बारे में 2-4 महीने की आपकी 2 से लेकर 4 महीने के बीच में आपकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आपकी नौकरी मिलती है। उसके बाद से अगर हम बात करें प्यारे बच्चे की इसमें कैसे आपको ग्रोथ मिलती है, कैसे आपको प्रमोशंस मिलते हैं, तो प्रमोशन और ग्रोथ के बारे में बात करें तो सबसे पहले अगर मान लीजिए आप एलडीसी लगे, तो एलडीसी लगने के बाद अगले स्टेप में जब आपका प्रमोशन होगा तो वो प्रमोशन होके आप अपर डिवीजन क्लर्क बनेंगे। क्या बनेंगे? यूडीसी बनेंगे। यूडीसी के बाद आपका प्रमोशन होगा तो आप असिस्टेंट बनेंगे, और असिस्टेंट के बाद जो आपका प्रमोशन होगा तो वो आप सेक्शन ऑफिसर बनेंगे, जो कि एक गैजेटेड पोस्ट होती है। ठीक है, तो अगर आपने स्टार्ट एलडीसी से किया है तो आप गैजेटेड पोस्ट तक जा सकते हैं, आप सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट तक जा सकते हैं अगर आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। और प्रमोशन अगर आप विभागीय एग्जाम देकर करना चाहते हैं कि भाई कई बार डिपार्टमेंटल एग्जाम्स भी होते हैं, तो उन डिपार्टमेंटल एग्जाम्स को क्लियर करते जाइए, तब भी आपका प्रमोशन होगा। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम्स नहीं क्लियर करते हैं तो एक निश्चित अवधि के दौरान, जैसे मान लीजिए 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल के बाद आपका प्रमोशन होगा, तो आप इस तरीके से स्विच करते चले
जाएंगे। ठीक है, विभागीय परीक्षाओं डिपार्टमेंटल एग्जाम से प्रमोशन आपका तेजी से संभव होता है ना। जब आप डिपार्टमेंटल एग्जाम्स देते हैं, उसको क्लियर करते हैं, तो आपका प्रमोशन तेजी से आगे बढ़ जाता है। अब हम बात करें कि सर इसमें पोस्टिंग और ट्रांसफर का क्या सीन है, कि पोस्टिंग और ट्रांसफर कहां कहां होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पोस्टिंग की, तो आपको पता है प्यारे बच्चे कि जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं वो दिल्ली में ही स्थित हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे दिल्ली में स्थित है, लेकिन उनके सब ऑर्डिनेट्स मिनिस्ट्रीज जो है अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पे भी स्थित है। तो सबसे ज्यादा बच्चे जो ट्राई करते हैं वो दिल्ली के लिए फाइट करते हैं, इसीलिए कट ऑफ भी उसकी ज्यादा होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में आपको पोस्टिंग मिलेगी, ऑल इंडिया पोस्टिंग इसकी मिल सकती है, भारत में कहीं भी पोस्टिंग इसकी संभव हो सकती है। साथ ही साथ लोकेशन जो आपकी होती है मोस्टली जो है शहरी क्षेत्र होती है, क्योंकि जो भी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज के सबऑर्डिनेट्स भी बनेंगे तो किसी स्टेट के बड़े शहर में ही होंगे। तो आपको जो लोकेशन मिलेगी वो शहरी क्षेत्र ही मिलेगा, गांव का क्षेत्र नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आपका ट्रांसफर अंतर विभागीय ट्रांसफर भी होता है, कि जैसे आप इस मिनिस्ट्री में आए तो अगली बार आपका ट्रांसफर दूसरी मिनिस्ट्री में हो गया, इस तरीके से भी आपका ट्रांसफर संभव होता है। तो आपकी पोस्टिंग कहीं भी संभव होती है पूरे ऑल इंडिया में, लेकिन यहां से आप ट्रांसफर ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रांसफर आपका नहीं होगा। मान लीजिए आप कहीं एक्स सिटी में नौकरी कर रहे हैं, फिर आपने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया, कुछ निश्चित ड्यूरेशन के बाद आपका ट्रांसफर आप जहां चाह रहे हैं वहां पे पॉसिबिलिटी है कि हो जाती है। आगे अगर हम बात करें कि इसके फायदे और नुकसान क्या हैं प्यारे बच्चे, तो आपको पता है कि सबसे पहले अगर आप फायदे की बात करें तो आपको कम एज में जल्दी से, क्योंकि 18 से 27 12वीं पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी आपको कोई डिग्री नहीं 12वीं पास होनी चाहिए, और कम टाइम में या कम समय में आपको सरकारी नौकरी ये जल्दी से जल्दी मिल जाती है। उसके बाद से आपका करियर स्टेबल हो जाता है। स्टेबल करियर कैसे हो जाता है कि भाई मान लो अगर आप 19 साल के हो और आपको सीएचएसएल में नौकरी मिल गई, तो आपको लगभग 45 से 50 हजार रुपए हर महीने आपके अकाउंट में आने लग गए, तो फाइनेंशियल रूप से आप सिक्योर हो गए, है कि नहीं। आपको किसी का मुंह नहीं देखना पैसे के लिए, अगर आपको आगे तैयारी करनी है, अपने शौक पूरे करने हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि अगर आपको नौकरी मिल गई तो आपको अचानक से कोई हटाएगा भी नहीं, तो आपका स्टेबल करियर रहेगा। 12वीं के बाद आपको अच्छा वेतन मिल रहा है, कोई फिजिकल टेस्ट इसमें नहीं है। लेकिन इसके नुकसान है कि आपका प्रमोशन स्लो होता है, टाइम लगता है प्रमोशन होने में। एक तो आपका प्रमोशन होगा कि आप एग्जाम दे दो डिपार्टमेंटल, तब आपका प्रमोशन संभव होता है। और दूसरा, अगर आप इंतजार कर रहे हो प्रमोशन में, तो उसमें आपको टाइम लगेगा, 6 7 7 साल के बाद प्रमोशन होता है। क्लरिकल काम होता है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सीएचएसएल एग्जाम दे रहे हैं लेकिन उसके बाद कोई फील्ड जॉब मिल जाए, कोई ऐसी जॉब मिल जाए वर्दी वाली, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आपको क्लरिकल जॉब करना होता है, आपको डेस्क जॉब करना होता है, आपको एक ऑफिस के अंदर बैठ के ही काम करना होता है। साथ साथ आपके पास लिमिटेड अथॉरिटी होती है, बहुत ज्यादा आपके पास अथॉरिटी नहीं होती। अथॉरिटी तब होगा जब पब्लिक डीलिंग होगी, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट में बैठ के काम करना है, डेस्क जॉब है, तो आपके लिए थोड़ा सा वो कम रहता है। साथ साथ अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे कट ऑफ के बारे में, कि सर इसकी कट ऑफ कितनी जाती है, तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि सीएचएसएल एग्जाम की तैयारी आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप ये सोच रहे हो 12वीं पास है तो क्या ही पोस्ट लिया जाएगा। कंपटीशन डिफाइन करता है कट ऑफ को। आपकी कंपटीशन इस एग्जाम में हाई होती है, बहुत हाई कंपटीशन आपका होता है, और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल करते हैं, ठीक है भाई। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की वजह से आपका कंपटीशन क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपने अगर सुना होगा तो हर साल लगभग 30 से 40 लाख बच्चे इस फॉर्म के लिए अपीयर होते हैं। 30 से 40 लाख बच्चे फॉर्म के लिए अपीयर होते हैं, 4 से 5 वैकेंसी आती है। ऐसा नहीं है कि उसको आपको चाहिए एक ही तो आप निकाल सकते हैं। 4,000 5,000 अगर वैकेंसी आ रही है तो आपको क्या 4,000 पोस्ट चाहिए, नहीं एक चाहिए, तो आप निकाल सकते हैं। एक ही पोस्ट की फाइट है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जब बढ़ते हैं तो इसकी कट ऑफ हाई होती है ना। और प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा, इसमें अगर हम 2024 के कट ऑफ की बात करें तो एलडीसी और जेएसए का कट ऑफ 157 जनरल कैटेगरी का गया था, ठीक है। अगर हम बात करें ओबीसी का तो लगभग आपके सामने 157 के आसपास ही ओबीसी कैटेगरी है। एससी का 140 के आसपास, एसटी का 130 के आसपास, ईडब्ल्यूएस का आपका लगभग 151 के आसपास कट ऑफ गई थी पिछले बार। अगर डीईओ ग्रेड ए की बात करें तो यहां कट ऑफ थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि यहां लिमिटेड कैंडिडेट होते हैं। आपने देखा कि 176
यहाँ पे है। उसके साथ साथ जनरल कैटेगरी में 100 लगभग 77 है, एससी में 167 के आसपास है, एसटी में 165 है, ओबीसी में भी 177 ही है, 177 ही है। और ईडब्ल्यूएस, तो यहाँ जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगभग सबका क्या है प्यारे बच्चे, कट ऑफ सेम है। आपको इस सेशन के बनाने बनाने तक आपका 2025 की भी कट ऑफ जारी हो चुकी है। तो प्यारे बच्चे 2025 में अगर टीयर 1 की कट ऑफ की बात करें, टीयर 1 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है सीएचएसएल के अंदर, जिसमें अभी कट ऑफ आपकी जनरल कैटेगरी की 100 लगभग 45 गई है। जनरल कैटेगरी की 145 है, एससी की 126 है, एसटी की 116 है, ओबीसी कैटेगरी की लगभग 144 है, एक नंबर कम जनरल कैटेगरी से। और अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 142 है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये 1-2 नंबर आपका ओबीसी से कम। तो ये आपकी कट ऑफ गई है 2025 एग्जाम की। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपको सीएचएसएल एग्जाम के बारे में बता दिया, और उम्मीद है कि जो सीएचएसएल से रिलेटेड आप की वो चल रही होगी, सीएचएसएल से रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में आपको क्लैरिटी नहीं होगी, तो इस सेशन को देखने के बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। बाकी आप बताना, इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मिलेंगे अगली वीडियो में फिर एक बार नई वैकेंसी के डिटेल्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।